नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, इनेलो की रोहतक रैली अब ख़त्म हो गई है और लोग अपने घरों को जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आज के दौर में लोग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जो रैली में पहुंचते हैं, क्योंकि उनसे कहीं ज़्यादा लोग रैली को डिजिटली देखते हैं और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप रैली को भीड़ के लिहाज से देखोगे तो मोदी जी की रैली में भी अब कोई ख़ास लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वो डिजिटली इतना प्रचार उसका होता है कि वो बात जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो कुछ सवाल हैं, त्यागी जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटी सी रैली के बारे में चीज़ें मैं बता देता हूँ। रैली कैसी थी? अगर इसका जवाब मुझसे पूछोगे तो आप रैली बहुत सफल थी, बहुत शानदार रैली इनेलो की है और काफ़ी लंबे समय बाद इतनी बढ़िया रैली कोई हुई है रोहतक में। रैली में कितनी भीड़ थी? अब ये ऐसा सवाल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, क्योंकि जब 20,000 से ऊपर आदमी होते हैं तो फिर आप उनको लाखों करोड़ों तक भी गिन सकते हो, मान सकते हो। तो आदमी अच्छे खासे थे, बहुत लोग थे। ख़ास बात यह है कि जितने लोग रैली में थे रोहतक शहर में भी उतने ही लोग घूम रहे थे। रैली में किसको ढूंढ रहे थे लोग? रैली में जगदीप धनखड़ जी को ढूंढ रहे थे लोग, जो आए नहीं। रैली की उपलब्धि क्या है? अगर मेरे लिहाज से पूछो तो रैली की उपलब्धि चौधरी संपत सिंह हैं। काफ़ी लंबे समय बाद इनेलो में उनकी वापसी एक किस्म से हो गई है औपचारिक तौर पे। और इस रैली में दो ही लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जम के बोला है, उनमें चौधरी संपत सिंह हैं और अभय सिंह चौटाला हैं। और उन्होंने चैलेंज दिया है हुड्डा साहब को कि आपका सिस्टम ख़त्म हो चुका है, हिम्मत है तो रोहतक में रैली करके देख लो। रैली से क्या बदलाव आएगा प्रदेश में? तो दोस्तों ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो वही है, ना सूत है ना कपास है, जुलाही लट्ठम लट्ठे हैं, क्योंकि 2029 अभी दूर है। राजनाथ जी कह चुके हैं कि 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो जब तक केंद्र में मोदी है, हरियाणा में बीजेपी है। रैली का असर क्या होगा? इनेलो मजबूत होगी, बीजेपी खुश होगी, क्योंकि उनको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कांग्रेस के मुकाबले में कुछ दमखम दिखा सके। और कांग्रेसियों की मरोड़ टूटेगी कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है। एक्चुअली में जो चर्चाएं वो यही हैं कि अब विपक्षी पार्टी बनने के जोड़ तोड़ हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कौन बन जाएगी। निशाने पे कौन है? निशाने पे 2029 है दोस्तों सबकी। अगर इस रैली की माने तो लोगों ने अभय सिंह चौटाला, जो INLD के लोग हैं, उन्होंने तो चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बना के शीर्षा भेजा है। और अभय सिंह ने अपने स्पीच में JJP पे निशाना साधा है, JJP के घोटालों को उजागर किया और लोगों से ये सवाल पूछा कि JJP का क्या नाम भी बचा है अब। फिर बाप बेटों पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पे उन्होंने कहा कि जो 2024 में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी से मिलीभगत करके बनाई है और 2019 की सरकार JJP ने बनाई थी। तो 2019 वालों का सफाया 2024 में हो गया और 2024 वालों का सफाया 2019 में हो जाएगा। और कहते हैं हम वोट काटू पार्टी नहीं है, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और उन्होंने 3 वादे किए हैं, पेंशन दोगुना कर देंगे और बिजली किसानों को फ्री दे देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे और कानून व्यवस्था ठीक कर लेंगे। ये पूरा निचोड़ है। प्रकाश सिंह बादल जी के बेटे आए थे, सुखबीर बादल जी, जो हमेशा शिरकत करते हैं रैली में। पहले प्रकाश सिंह बादल जी करते थे। सुरेंद्र चौधरी जी जम्मू कश्मीर से आए थे। राजस्थान से बलवान सिंह पुनिया जी आए थे। तो बहुत बड़े बड़े लोग रैली में आए हैं और हमेशा की तरह INLD की रैली ये सफल रही है। लेकिन इस बार ये रैली इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये रोहतक में थी, तो सारा रोड़ा सर रोहतक का ही है। देखिए, रैली की इंतजार तो बहुत थी लोगों को और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जी। उम्मीदें भी इसलिए थी कि रोहतक में रैली है। अगर जींद में होती या सिरसा साइड में होगी तब भी कोई बात नहीं थी। रैली का जो सबसे मुझे प्यारा लम्हा, भावुक लगा, वो ये है कि जब चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी, उनके जो प्रपोत्र के पुत्र हैं,
ऊधम सिंह चौटाला को वहाँ पेश किया गया और उन्होंने हाथ हिला के उस बच्चे ने क्या कहा लोगों से, ये तो लेकिन ऊधम सिंह चौटाला, हालांकि मुझे लगता है वो बच्चा 2-3 साल का ही होगा, छोटा है भैया, छोटा। तो और ये उनको ये बता के कि ये 5वीं पीढ़ी है चौधरी देवीलाल की, ये आश्वस्त कर दिया गया है कि ना केवल ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी, बल्कि उससे भी अगली पीढ़ी हमारे पास हरियाणा प्रदेश को नेतृत्व देने के लिए है। और इतनी ताकत, इतना और किसी के पास तो ब्योत है नहीं, है ना। तो एक तो लोगों को इसमें बड़ा उत्साह था उस समय जब उस बच्चे ने हाथ हिलाया। तो उसके खैर अपने अपने अर्थ निकलेंगे दोनों। मैंने तो केवल उस भावुक क्षण की बात की, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, प्यारा सा बच्चा था। वो कुर्ते पजामे में था, सफ़ेद रंग के। बाकी तो रैली में ये जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो लगातार कह रहे हैं, 2-3 साल से यही बातें तो 2-3 साल नहीं, 10 साल से यही सारी चीज़ें कह रही हैं। आज की रैली में थोड़ा अलग ये लगा कि जब चौधरी देवीलाल कोई रैली हरियाणा में करते थे तो समूचे भारत से लीडर आते थे, विपक्ष के बड़े बड़े नेता, फारूक अब्दुल्ला, NT रामाराव और पता नहीं कहाँ कहाँ से, बिहार के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता। वो चीज़ ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी कायम रही, लेकिन उसका लेवल कम हो गया। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, सारा निशाना फारूक अब्दुल्ला, ज़्यादा से ज़्यादा केसी त्यागी अपने, और ये अपने पंजाब वाले। अब तीसरी पीढ़ी में आते आते स्थिति ये है अब कि आज वो जमघट नज़र नहीं आ रहा था उस तरह का, बड़े नेता नहीं जैसे। हाँ, तो ये लगातार जो चीज़ें घट रही हैं, चौधरी देवीलाल का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि सर्वमान्य था और उत्तरी भारत में तो उनका सिक्का चलता था सारा का सारा। और लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ों में कमी आ रही है, तो ये चिंता का विषय है। और मेरी चिंता इसलिए ज़्यादा है कि हरियाणा से अगर राष्ट्रीय नेतृत्व किसी ने दिया है तो चौधरी देवीलाल ही थे। और ठीक है, चौधरी बंसीलाल कैबिनेट मंत्री रहे, भजनलाल भी रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति को विकल्प नहीं दिया नेता। और विशेषकर 89 में जो BP सिंह को प्रधानमंत्री बनाना और उस समय जो उनका जनता दल का गठन कराना था, वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। और चौधरी देवीलाल पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे। अब बात होती है उनकी विचारधारा और नीतियों की। आज आप किसी 25-30 साल के बच्चे से, बशर्ते वो लोकदल का कार्यकर्ता न हो, उनको नहीं पता क्या नीतियाँ थी, न विचारधारा का पता। वो तो और असल बात है तो उन्हें किसी भी दल की किसी विचारधारा का नहीं पता जी आजकल, है ना। तो इन रैलियों के माध्यम से ये अच्छी बात हो जाती है कि भाई लोग ये पूछने लगते हैं, नए बच्चे, जनरेशन जेन जी, हाँ, कि भाई ऐसे कोई नेता हुए हैं जिन्होंने ये काम किए थे, है ना। तो अब आगे आप उनको कैसे, उससे जब लेगेसी, सबसे बड़ी चिंता तो ये होनी चाहिए कि उनकी विचारधारा को आप स्थापित करो, है ना। और उनकी जो कार्यशैली थी वो कैसे उसको अगली पीढ़ियों तक ले जाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो आज सम्मान दिवस पे चौधरी देवीलाल को जिस अनुपात में याद किया जाना चाहिए था उनके काम को, वो नहीं हुआ। और अभय सिंह चौटाला का जो भाषण मैंने सुना था, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि चूँकि 2 दिन से वो लगातार कह रहे थे मैं ये खुलासा करूँगा, मैं वो खुलासा करूँगा, मैं ये खुलासा करूँगा, लेकिन डैम्प स्क्रिप्ट जैसे कहते हैं ना, गीली लकड़ी वो नहीं जल पाती, उसमें से कुछ नहीं निकला। ये दरअसल हमारी रैलियों की एक विशेषता होगी कि जो मुख्य वक्ता है वो सबसे लास्ट में बोलता है, और तब तक लोग थक चुके होते हैं, वो खुद भी सुन के एग्जॉस्ट होते हैं। हाँ, उन्होंने बार बार ये कहा कि आपको बहुत लंबा समय हो गया। भाई, लोग आपको सुनने आए हैं। रैली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुख्य वक्ता है जो सारी चीजें बताता है। थोड़े में नहीं निपटानी चाहिए थी चीजें, तो ना? बहुत संक्षेप में उन्होंने अपना भाषण दिया, और उस भाषण में भी कुछ नयापन नहीं था। जो एक भावी मुख्यमंत्री से बात की जा रही है उस तरह की चीजें उसमें थी नहीं। उन्होंने चौधरी देवीलाल का बताया कि न्याय युद्ध ऐसे क्या क्या, वो तो बहुत लोगों को पता है, सारी की सारी चीजें हैं। और उन्होंने जो पेंशन जारी करी वो करी। कुल मिलाकर अगर आप क्रम देखें तो उनका हमला किस पे था? जेजेपी पे ज्यादा हिस्सा तो जेजेपी पे रहा। नंबर अगर मैं 1, 2, 3 करूं तो पहले नंबर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा, नंबर 2 अजय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी, और नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी, जो उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है। अगर अभय सिंह चौटाला को विपक्ष की राजनीति बहुत आक्रामक तरीके से करनी है तो उनका हमला उल्टे क्रम में होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा भाजपा पर होना चाहिए था। क्योंकि आज भाजपा की केंद्र में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है,
और लंबे समय से है। कांग्रेस 10 साल से है नहीं ना यहाँ। नहीं, सबसे बड़ा जो इशू है अब वो यही तो है सर कि भाजपा की, अब जैसे ये भाजपा को बी टीम बता देते हैं कांग्रेस को, हाँ, कांग्रेस वाले इनको बता देते हैं। ये तो कॉमन चीज़ है। हाँ। और देखो राजनीति में इस तरह की बातें चलती हैं और ये कभी तय नहीं हो पाएगा कौन ए है, कौन बी है और कौन सी है। पर ये सच है कि इनकी गलतियों की वजह से भाजपा सत्ता में, ये सच है। हाँ ये है। और देखो ऐसा धर्मेंद्र जी, राजनीति में अब हमारे देश की जनता इस स्तर पर पहुंच गई है कि वो इन चीज़ों को बुरा नहीं मानती कि आपने कब किससे सत्ता के लिए समझौता कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालात होते हैं, अतीत में भी देखिए आप, जब चौधरी देवीलाल बार बार समझौता करते थे जनसंघ वाले एलिमेंट से, जब भी सरकार बनी उनकी मदद से मिली। प्रकाश सिंह बादल जी के बेटे हैं सुखबीर बादल, वो बीजेपी के कोस रहे थे, उनकी सरकारी सारी बीजेपी के साथ। वो चीज़ें तो रही नहीं है। जब ये विचारधारा की बात करते हैं तो हंसी आती है। भाई भाजपा ने कौन सी ऐसी पार्टी है, महम कांड के बाद ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से उन्होंने समझौता करा, चौधरी देवीलाल की, बंसीलाल की पार्टी से किया, भजनलाल की पार्टी से समझौता किया, और वो भी विचारधारा का ढोंग रचाते हैं, है ना। और आज तो दीनदयाल उपाध्याय की भी जयंती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़े स्तर पर कार्यक्रम तो किया नहीं। तो कहने का आशय ये है कि जो शायद हमने पहली वीडियो में भी कहा था कि कुछ नया लाओ, कुछ नयापन लाओ, नई चीज़ें लाओ, है ना। अब मैंने थोड़ा सा भाषण उनका, जो विधायक हैं उनके बेटे अर्जुन चौटाला, उनका भी सुना था। तो बस वही कह रहे थे भाजपा में, भाई हमारे वो दादा कहते थे इनके घर में ना गऊ है ना बहू है, तो ये क्या जानेंगे। बहुत पुराने स्टाइल हो गए ये चीज़ों के। कितना ही आप मोदी जी के खिलाफ बोल लीजिए, भाजपा के खिलाफ बोल लीजिए, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। सर उनको सुबह शाम बुला के 2-2 डंडे मार लीजिए, हाँ। तब भी वो उसको ही वोट देंगे। हाँ। तो ऐसे माहौल में जहाँ इतना भक्ति युग, भक्ति काल चल रहा हो राजनीति में, आपको ठोस का, अब आपने एक लाइन में निपटा दिया कि पहली कलम से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पहली कलम से ही बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो आपके पास कोई होना चाहिए था ना, कैसे करोगे। ब्लूप्रिंट होना चाहिए। या आप आज ही कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते कि हमारे पास ये फार्मूला है और हम इसके माध्यम से करेंगे, है ना। ये सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मैं 50 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, जीवन 40 से जब से भारत आजाद हुआ है तभी से ये समस्याएं चली आ रही हैं। भ्रष्टाचार, लोगों को मजाक भी लगती हैं बातें, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी, सब करोड़ों के मालिक है खुद भी। हम तो जनता है ना, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जनता ये कहती भैया हमें तुम्हारे भ्रष्टाचार से कोई चिंता, कोई लेना देना नहीं, करो यार जो करना है। बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने करा था तो तुम भी करो, जस्टिफिकेशन है। तुम बेरोजगारी नहीं मिटा पाओगे ये तय, उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भैया सुकून के साथ में आराम से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि जितना पैसा हमसे लिया जाता है बतौर टैक्स, वो हमें कुछ सुविधाओं के रूप में लौटा दो। उन्होंने ये मान लिया है कि हम दुखी पैदा हुए थे, दुखी रहेंगे और दुखी ही मरेंगे। उनको इस राजनीतिक वर्ग से कोई आशा ही नहीं है। अब ऐसे में क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप इस निराशा के वातावरण को आशा में बदल दें। आज नेता वो है जो इस ठहराव को, जो जड़ता आ गई है, फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, इसको किसी उम्मीद में बदल सके। और वो चीज़ें मुझे दिखती नजर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है जी, अभी रैली रोहतक में हुई है, अभी सरकार को बने हुए 1 साल हो गए हैं, अभी 2029 बहुत दूर है। तो ऐसे में ये मतलब खुशफहमी रखना कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है, हम सरकार बना लेंगे या मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएंगे, ये मतलब एक थोड़ा दूर की कौड़ी नहीं होगी है। नहीं, दूर की कौड़ी तो है, चूँकि अभी समय है, लेकिन और कहें क्या। मैं तब से इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपके पास नया कुछ कहने के लिए है नहीं, नया बताने के लिए नहीं है। आप ये मान के चलो कि आप 4 साल का अपना प्रोग्राम बता दो, आप क्या करने जा रहे हो। जिस सरकार से आप लगातार जो 10-11 साल जिसको हो गया, आम जनता परेशान है, इन्हीं से परेशान है ना, इसको उखाड़ने का ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास। आप इसके खिलाफ कौन कौन से संघर्ष करने जा रहे हैं, है ना। और युवाओं को जो आपने बेरोजगारी की बात की, क्या युवाओं को लामबंद किया जा रहा है वहाँ। आप लगातार 4 साल बेरोजगार युवकों की रैलियाँ निकालिए, सड़कों पर उनको लाइए, उनकी परेशानियों का अध्ययन करिए, अपने स्टडी ग्रुप बनाइएगा और कैसे वो क्या सोचते हैं, उनकी समस्या का क्या हल है। आज आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा। वो ये जानते हैं कि भैया 3.5-4 लाख खींच तान के हमारे पास नौकरियाँ हैं। पढ़ा लिखा नौजवान, उसको पता है कि राज्य की क्षमता इतनी ही नौकरियाँ देने की है। आप उससे पूछो भी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ,
आज आप एक अच्छे खासे बेरोजगारी भत्ते का भी अनाउंसमेंट आपको कर देना चाहिए था। आप सबको जॉब नहीं दे सकते। दूसरी बात, इस प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या खाका है? लंबे समय से यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ रही हैं किसी भी तरीके की। आप केवल देखिए, खेल में जो बच्चों की उपलब्धियां, उनकी अपनी उपलब्धियां हैं, सरकार का सहयोग नो डाउट उसमें है, लेकिन कुछ लोग हमारे ओलंपिक में आते हैं, उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती, तमाम चीज़ें, लेकिन हमारे नौजवान का भविष्य कैसे बेहतर हो, वो आप उन्हीं लोगों से पूछ के और कुछ इसमें ठोस काम करें बैठ के। तो लोगों को, मान लिया अगले सम्मान दिवस पर आप जहाँ कहीं भी रैली करेंगे, आप ये कहें कि पिछले 1 साल में हमने युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं का बड़ा गहराई से अध्ययन किया, और सबसे कम उम्र के विधायक शायद आपकी बेटी हैं, आप लगाओ उनको फील्ड में, और उन बच्चों से ये पूछा जाए, वो शहरी भी हैं, कस्बाई भी हैं, गांव के बच्चे भी हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन वाले भी हैं, इंजीनियर्स इतने हैं दुनिया भर के हैं, उनकी अलग अलग से क्या समस्याएं हैं, और आप उसके बाद में जब कोई लाओगे पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जी कि हमारे पास ये है, तब लोगों को लगेगा कि इन्होंने हमारी समस्याओं पर कुछ विचार किया है। रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार तो हर सरकार में पहले से ज़्यादा होता है, और जैसे मैंने कहा वो एक्सेप्टेड है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुख्य बिंदु जो इस रैली का है या जी, जिसकी चर्चाएं थी, देखो सर, रोहतक से लोग पहुंचे हैं रैली में, उतने पहुंचे जितने आमतौर पे नहीं पहुंचते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे के बहुत सारे लोगों को अभय सिंह चौटाला ने तोड़ा भी है, और उन्होंने अपनी पूरी भीड़ भी उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो क्या ये समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए अलार्मिंग स्टेज नहीं है ऐसा रोहतक में होना? बिल्कुल अलार्मिंग स्टेज है। रोहतक में उन्होंने रैली करके एक अच्छी खासी रैली कर दी है, तो उसके बाद में चिंताएं बढ़नी चाहिए, और हो सकता है लोग ये चाहते हो कि वो चेतें, उनको एहसास हो कि कुछ गलत हो रहा है। तो विपक्ष ने अगर रैली की है तो वो उनके लिए भी तो एक मैसेजिंग है। लेकिन कल आप देखना कि अगर उनसे रैली फ्लॉप थी, कुछ नहीं था, सब बाहर के लोग सिरसा से आ रहे थे, जैसे ये रैली करेंगे वो कहते हैं कि रोहतक वाले सब जगह ही पहुंच जाते हैं, ऐसे होता है। ये ऐसा हो गया, भीड़ कितनी थी इसके बारे में अखबार वाले तो लिखते नहीं। पहले अंग्रेजी के अखबार लिखते थे मैसिव रैली, बहुत ही बड़ी कोई रैली होगी तो मजबूरी थी, फिर उससे भी बड़ी होगी तो मेमथ रैली। अब ऐसी ठीक ठाक सी रैली हो जाए ना तो उसको लिखते हैं वेल अटेंडेड। मतलब मीडिया ने रुचि लेनी छोड़ दी कितनी भीड़ थी, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि रैलियों में भीड़ होना स्वाभाविक है। कुर्सी लगवाई नहीं तो लोग ये कर लेते थे, टेंट वालों से पूछ लेते कितनी 1000 कुर्सियां हैं, इस बार नीचे बैठे हुए थे। हाँ, नहीं, विपक्ष जो इनका विपक्ष अभय सिंह चौटाला को ये कहेगा रैली फ्लॉप है। मैंने तो आज तक कोई इतना उदार मना नेता देखा नहीं जो रैली बहुत अच्छी थी। और सर, रैली से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको देख कितने लोग रहे थे। देखिए, इस रैली में जो मुझे एक खास चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ किराए के लोग नहीं थे, सब आए हुए थे जी लोग है। कुछ लोग ऐसे थे जो सेल्फ मोटिवेटेड, उस लोग बहुत भारी संख्या में थे। आमतौर पर जो हरियाणा में रैलियों का जो प्रचलन पीछे रह गया ना, कि बोतल दो और सामान उमान दो और बैठा कर अभी फोटो आए नहीं है, क्या दिख जाए वैसे, और कैसे लाएंगे, कैसे ले जाएंगे, कल पता चल जाएगा सारा क्या है। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उस तरह का माहौल था नहीं, चूँकि रिस्पॉन्स आ रहा था भीड़ से। लेकिन आज मतलब जो इनेलो मरी पड़ी थी, एक चीज़ क्लियर हो गई है जी, कि अब INLD से 2 पार्टी निकली, एक INLD बच गई, एक JJP, तो अब दोबारा से INLD आ गई है। देखिए, अब एक नारा मीडिया को देना चाहिए, जैसे आता था ना, अभय सत्य है, अब ये होना चाहिए अभय सिंह की फोटो और वो कहे मैं भी हूँ। हाँ, मतलब एक पावर तो बन गया। हाँ, वो है ना। हाँ, एक पार्टी के तौर पे पावर। दूसरी बात कि अभय सिंह चौटाला की एक प्रदेशव्यापी पहचान है, कौन नहीं जानता उनको? कौन नहीं जानता? ये तो लोगों को बरसों लग जाते हैं दशकों अपना नाम पता करवाने में। अभय सिंह चौटाला वाइडली नोन पर्सन है, और न केवल उनके नाम को जानते हैं, उनके बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं। और ऐसी विरासत है इतनी बड़ी चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो भविष्य तो उज्जवल ही होना चाहिए। पर बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ न्यू टू ऑफर, नया आप क्या देंगे। और अभी परिसीमन भी होना है सर, अगली बार तो परिसीमन भी होना है, और उनको एक बीजेपी ऐसे सरकार छोड़ती नहीं, जब तक केंद्र में बदलाव नहीं आएगा अब मुश्किल है। अपोजिशन ये कहेगा कि B टीम है, A टीम है,
और भाजपा को तो सूट करती है चीज, सूट भाजपा करती तो है। कभी नहीं कहती कि हमारी कोई उनको तो चाहिए ABCD सारी चाहिए। जब उन पे ये कहा जाता है कि दोनों को, हुड्डा साहब को और उनके बेटे को मैनेज किया हो, तो वो खुश होते हैं अंदर ही अंदर कि चलो ये भी मैनेज हो गए, अभय सिंह वाला भी हो गया, और दुष्यंत चौटाला वाला तो खैर था ही जैसा है। तो अभय सिंह को अगर बहुत अपनी आक्रामक तेवर के साथ विपक्ष की राजनीति करनी है तो इस छवि को पहले नष्ट कर लें वो पूरी तरीके से। और बहुत कुछ है मोदी के खिलाफ बोलने के लिए और भाजपा के खिलाफ, अगर वो बोलना चाहें तो जितना बोलेंगे उतना ही ये मैसेज क्लियर होगा कि अभय सिंह चौटाला सच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ तो खैर नहीं बोलते हैं, मतलब कोई भी नहीं बोलता है, देखो डरते सारा हैं देश सब। बोलने लगा, नेता डरते थोड़ी हैं। राहुल के अलावा कोई नहीं बोलता जी मोदी। अब ये तो राहुल के अकेले की जिम्मेवारी थोड़ी है, सब आओ मिलके मैदान में आओ भाई, अरे सरकार पे हमला करो। आज अच्छा होता वो मोदी जी की विदेश नीति पे बोलते, मोदी जी की आर्थिक नीतियों पे बोलते, जीएसटी ने जो खुद को बर्बादी की मतलब है, इसको स्थानीय बोलना नेता ही चाहिए नहीं था। बना के रखना है, राष्ट्रीय छवि भी तो बनानी हाँ है। वही जो मैंने शुरू में कहा था, जो चौधरी देवीलाल जी वाला प्रभाव भाई था जब ना, राजनीति आप लिगेसी उनकी फॉलो कर रहे हो तो आप राष्ट्रीय मुद्दों पे भी तो वो धीरे धीरे इरोड हो रही है। और अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप हरियाणा की सीमाओं से बाहर जाके ऐसे मुद्दे तो उठाओ कि कम से कम उत्तरी भारत के जो 3-4 राज्य वहाँ आपके मस्करी हो पहचान बने, और उसका फायदा, उस पहचान का फायदा आपको प्रदेश में भी मिलेगा जी। ठीक कह रहे हो बिल्कुल आप। ये है। खैर दोस्तों, रैली बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को अब थोड़ा अलार्मिंग स्टेज पे आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरी पार्टी बहुत बड़ी रैली करती है तो आपको अपना घर संभालना चाहिए। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि हार का कोई माई बाप नहीं होता है, हार अनाथ होती है। हार अनाथ होती है। तो जब 2024 में अगर भूपेंद्र हुड्डा जी सरकार बना जाते तो आज उनकी 1000 गलतियां भी माफ़ हो जाती थी, और अब उनका छोटी सी गलती भी माफ़ी के योग्य नहीं है। तो राजनीति में अब ऊपर नीचे चलता रहता है और लोग प्रयास करते रहते हैं, तो इन्हें लोग अपने प्रयास कर रही है। और ख़ास बात यह है कि जो लोगों का वैक्यूम, जो कांग्रेस में नहीं रह सकते या जाना नहीं चाहते और जो बीजेपी में भी नहीं जाना चाहते, उनके पास एक थर्ड विकल्प मौजूद है अब INLD का। और संपत सिंह जी का जो स्पीच था उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय इस पूरी जो रिफॉर्म की है INLD के, वो जिम्मेदारी संपत सिंह ने संभाली है। तो संपत सिंह जी को भी आप नई भूमिका में देखेंगे। वो अपनी, पहले वो INLD में थे, फिर वो कांग्रेस में गए और अब इस बार टिकट नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस से नाराज़ हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से नाराज़ हैं वो, और वो दोबारा से INLD में आए हैं। तो ये रिफॉर्म की जो जिम्मेदारी है वो संपत सिंह जी संभालेंगे। आने वाले समय में और हमले बढ़ेंगे और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है, उसको मज़ा आता है ये चीज़ें देखने में। और अब मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का में बात करने का है, क्योंकि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता कायम है तब तक जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ उनको ज़्यादा से बड़े खतरे कहीं पे हैं नहीं। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह, ये जो अपने अभय सिंह चौटाला जी हैं, आज कम से कम आज के दिन तो मुख्यमंत्री की फीलिंग लेके वो सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज मंच पे इतने सारे लोगों ने उनको मुख्यमंत्री कहा है, तो आज के दिन तो मतलब उनको जाता है ये बनने का कि हमारी दूसरे उनके जो भाषण का कंटेंट और जो प्रवाह था वो ओम प्रकाश चौटाला जी की याद दिला रहा था। हाँ, वो सब करने का काम किया है, वो सब कॉपी करते हैं जी एक्चुअली बड़े लीडर्स को ना। आप बताइए दोस्तों, रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक जमीन INLD ने कमज़ोर कर दी है? क्या आने वाले समय में INLD कांग्रेस का विकल्प बन सकती है? अगर INLD मजबूत होती है तो इसका फ़ायदा किसको होगा?